यस, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 12। ये है क्लास 9th। इस चैप्टर का नेम है साउंड। मैं यहाँ क्लास लिख देती हूँ, ठीक है। क्लास 9th का है, सब्जेक्ट है ये साइंस। चलिए, हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है साउंड, और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, हम ये चैप्टर देखो, यहाँ पर ये चैप्टर ना 11 मेंशन हो रहा है और यहाँ पर 12। तो बेसिकली हम चैप्टर के नेम से इसको कंसिडर करेंगे साउंड से ही। अब आप नंबरिंग का अपनी अपनी बुक्स को प्रेफर कर लेना, कौन सा किसके नंबर पर आ रहा है। मैं इसको हेडिंग में भी सिर्फ साउंड ही लिख के डालूंगी, चैप्टर नंबर नहीं लिखूंगी, ठीक है। तो सब अपनी अपनी बुक से रेफर कर लेंगे। किसी बुक में 9 होगा, किसी की बुक में 11, किसी की बुक में 12, ऐसे करके होगा, ठीक है। चलिए, मैं दोनों ही मीडियम्स में पढ़ा रही हूँ, हिंदी और इंग्लिश। नहीं समझ में आए, इंग्लिश वाले बच्चे थोड़ा सा हिंदी को रेफर कर सकते हैं, और हिंदी वाले बच्चे प्रॉपर हिंदी में है ही, ठीक है। चलिए, पहले मैं आपको बताती हूँ हिंदी मीडियम में, फिर देन हम इसको इंग्लिश मीडियम में करते हैं। हम प्रतिदिन विभिन्न स्रोत जैसे मानव, पक्षी, घंटियों, मशीनों, वाहनों, टेलीविजन, रेडियो आदि की ध्वनि सुनते हैं। ध्वनि मतलब क्या होता है? साउंड, आवाज, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ इस चैप्टर में देखेंगे ध्वनि क्या है, साउंड क्या है, ध्वनि हम तक कैसे पहुंचती है, हम ध्वनि को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम साउंड को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, और कौन कौन से जगहों पर ये कैसे काम करती है। मतलब हम ध्वनि के बारे में जितना कुछ भी पढ़ेंगे आपकी क्लास के अकॉर्डिंग, हम इस चैप्टर में सब पढ़ेंगे, ठीक है। ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है। अब यहाँ पे बता रहे हैं ये क्या है, तो यहाँ से मार्क कीजिए। ध्वनि आपको ऐसे ही लिखना है, मैं हाइलाइटर इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। जो हमारे कानों में क्या देती है? आवाज देती है, ठीक है। देखो, मैं इंग्लिश में बताती हूँ। एवरी डे वी हेयर द साउंड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हम अलग अलग सोर्सेज से साउंड सुनते हैं, जैसे ह्यूमन से, बर्ड से, बेल से, मशीन से, व्हीकल से, टेलीविजन से, रेडियो से। तो व्हाट इज साउंड? तो साउंड क्या है? साउंड हमें क्या देखने को मिलता है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक तरीके की एनर्जी है विच प्रोड्यूस सेंसेशन, जो सेंसेशन प्रोड्यूस करती है कहाँ? हमारे ईयर्स में। जिससे हमें क्या पता चल पाता है बेटा? कि ये ध्वनि है, ये आवाज आ रही है, ठीक है। हमारे ऊर्जा के अन्य रूप भी हैं। ऊर्जा के अन्य रूप कौन से? जैसे यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, और बहुत सारी ऊर्जा। पिछले अध्याय में आप यांत्रिक ऊर्जा का अध्ययन कर चुके हैं। आपको ऊर्जा संरक्षण के बारे में ज्ञात है। इसके अनुसार आप ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही विनाश कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं? ऊर्जा क्या है? या ना तो वो डिस्ट्रॉय होगी, ना ही वो क्रिएट होगी। तो हमें यहाँ पर एक और पॉइंट मिल गया, ठीक है। देखिए, देयर आर ऑल्सो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमारे पास अलग अलग तरीके के फॉर्म्स होते हैं एनर्जी के, जिसमें आता है हमारा मैकेनिकल एनर्जी, और एक आता है हीट एनर्जी, फिर आता है लाइट एनर्जी। बहुत सारी तरीके की एनर्जीज आती हैं। तो इस चैप्टर में हम पिछले चैप्टर में हमने मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। पर हम इस कन्वर्सेशन को आगे क्रिएट करते हैं, मतलब आगे इस कन्वर्सेशन को अगर बनाते हैं, तो हम इससे क्या समझ पाते हैं? हम ये समझ पाते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या हो गया? सभी हाईलाइटेड हो गए ये तो। ओफो, पूरा ही हाईलाइटेड हो गया। मुझे सबको सेट, हाँ, हट गया हट गया हट गया। चलिए, हाँ। एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। ना ही इसे क्रिएट करा जा सकता है और ना ही इसे डिस्ट्रॉय मतलब खत्म करा जा सकता है। वी कैन जस्ट चेंज इट फॉर्म वन फॉर्म इनटू द अनदर। हम क्या देखते हैं कि हम बेसिकली ऊर्जा को या फिर एनर्जी को एक चीज से दूसरी चीज के अंदर, दूसरे चेंजेस के अंदर हम क्या कर सकते हैं? उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वेन यू क्लैप, अगर आप क्लैप करते हो, साउंड प्रोड्यूस, आवाज निकलती है।
कैन यू प्रोड्यूस अ साउंड विदाउट यूटिलाइजिंग योर एनर्जी? क्या आप साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो अगर आपको आपकी एनर्जी इस्तेमाल ना करनी हो तो? नहीं कर सकते। क्या आप कर सकते हो या नहीं कर सकते? यहाँ पर क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, ठीक है। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डिड यू यूज टू प्रोड्यूस? आपने किस, अगर आपने करी है साउंड प्रोड्यूस तो आपने किस तरीके की एनर्जी इस्तेमाल करी है साउंड प्रोड्यूस करने में? इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी आर लर्निंग, वी आर गोइंग टू लर्न, हम इस चैप्टर में ये पढ़ने जा रहे हैं, ये सीखने जा रहे हैं, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है, हाउ इट इज ट्रांसमिटेड, कैसे ये ट्रांसमिट होती है दूसरे मीडियम में, और कैसे हमारे कानों तक पहुंचती है, ठीक है। तो यही इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि जब आप ताली बजाते हैं तो आप ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तब हमारी ताली से क्या आवाज आती है? आवाज आती है ना, आवाज आती है। क्या आप अपनी ऊर्जा का उपयोग किए बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज कर रहा है। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा के किस रूप का प्रयोग किया जाता है? इस अध्याय में हम ये सीखेंगे कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है और किसी माध्यम में किस तरह संचारित, मतलब क्या होता है, ट्रांसमिट, कन्वर्ट या फिर भेजी जाती है, और कैसे हम अपने कानों द्वारा इसे ग्रहण करते हैं। बेटा आपको कुछ शब्द ना इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ग्रहण, द्वारा, ठीक है। अब हम देखेंगे ध्वनि का उत्पादन। हम क्या देखेंगे अब? ध्वनि का उत्पादन। एक सर्वत्र द्विभुज लीजिए, इसकी और इस, देखो मैं आपको पहले से इंग्लिश में बताती हूँ, बहुत इजी समझ में आएगा। प्रोडक्शन ऑफ हनी, सॉरी साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड क्या है, कैसे होता है? टेक अ ट्यूनिंग फोक, फोक तो पता है, चाउमीन वाला। सेट इट वाइब्रेटिंग बाय स्ट्राइकिंग इट्स स्पॉन्ज ऑन अ रबर बैंड, इसके चारों तरफ क्या लगा दो आप? रबर बैंड, ठीक है। देखो इन्होंने ले भी रखा है, ट्यूनिंग, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक, देखो यहाँ पर ना इन्होंने दे रखा है। एक फोक पिक्चर में देखो, दिख रहा होगा आपको, नीचे लिख रहा है ये वाली पिक्चर पे, हाँ नीचे देखो दो दो लाइंस बनी है ना, ये वाला होता है, ठीक है। ब्रिंग इट ब्रिंग इट नियर योर ईयर, डू यू हेयर एनी साउंड? क्या आपको कोई साउंड सुनाई दी या नहीं दी? टच वन ऑफ द prong ऑफ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्म विद योर फिंगर एंड शेयर एक्सपीरियंस विद योर फ्रेंड्स, उसको एक बार टच कीजिए, फिर देखिए वाइब्रेट होता है या नहीं होता। नाउ सस्पेंड द टेबल टेनिस बॉल और अ स्मॉल प्लास्टिक बॉल बाय थ्रेड फ्रॉम द सपोर्ट, ठीक है। अब आप इसके सपोर्ट के लिए लीजिए एक थ्रेड, या फिर जो भी ये बोल रहे हैं, एक थ्रेड को बेसिकली आपको क्या करना है, एक बॉल से बांधना है। एक टेबल टेनिस की बॉल लेनी है या फिर एक प्लास्टिक का बॉल लीजिए, उसको थ्रेड से बांधिए, ठीक है। टेक अ बिग निडल, एक बिग निडल लीजिए, एंड अ थ्रेड, पुट अ नॉट, उसको उसके ऊपर एक गांठ बांधिए, एंड एट वन एंड, एक ही तरफ बांधनी है आपको थ्रेड के, एंड देन इट विल हेल्प यू द निडल पास द थ्रेड थ्रू द बॉल, ये वो उससे पास होती हुई जाएगी। टच द बॉल जेंटली, बॉल हल्के से टच कीजिए और फिर वो उसको क्या करेगी, टच करेगी। देखो उसमें दिख भी रहा है आपको, एक थ्रेड से इसको बांधना है बॉल को और उसको हल्के से टच करना है, और फिर ये क्या होगा, यहाँ से वाइब्रेट होगा, ठीक है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड, ऑब्जर्व करो और देखो कि इसके साथ फिर क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्टिविटी क्या होगा, वो वाइब्रेट होगा, हाँ भाई होगा, है ना, क्योंकि उसमें जो उसके जो साउंड जहां से ट्रैवल कर रही है, किसके मीडियम से ट्रैवल कर रही है, कैसे कर रही है, वो भी हम इसमें एक्टिविटी में देखेंगे। अब मैं आपको यही हिंदी में बताती हूँ। द्विभुज मतलब क्या होता है, दो, और वो जो फोक में जिसकी आपको बात बता रही थी, वो उसमें कितने होते हैं, तीन। तो ये बेसिक दो वाले भी आते हैं, दो वाले भी आते हैं, दो वाले भी मेरे घर पर पड़े, मेरा कंसिडर दो वाले का था, ठीक है। तो इसकी किसी भुजा को एक रबड़ के पैड पर मार कर इसे कंपित करिए, मतलब आपको क्या करना है, इसे मारना है और इसे वाइब्रेट करना है, ठीक है। इसे अपने कानों के समीप लाइए, देखिए इसमें वाइब्रेशन होती है नहीं होती, आप सुन पाते हैं नहीं सुन पाते हैं। कंपमान, मैं इसको जो इसमें लिखा है ना श्रावित द्विभुज में, इसको ट्यूनिंग जो इसमें लिखा हुआ है इंग्लिश में देखो, ट्यूनिंग फोक ही बोलूंगी ताकि आपको इजी रहे, पर आपको लिखना यही है। बताओ मैं क्या बोलूं, इंग्लिश बोलूं हिंदी बोलूं? द्विभुज ही बोल देती हूँ, कोई नहीं, ठीक है। द्विभुज की एक भुजा को अपनी उंगली से स्पर्श कीजिए और अनुभव कीजिए और अपने मित्रों के साथ इसको बांटिए, अपना एक्सपीरियंस बांटना है, ठीक है। अब
अब एक टेबल टेनिस लेनी है आपको, टेबल टेनिस की बॉल लेनी है। बेसिकली टेबल टेनिस या छोटी सी एक प्लास्टिक की गेंद को एक धागे की सहायता से एक आधार से लटकाइए। आधार मतलब ऊपर किसी भी चीज से भी लटका दो, एंगल से लटका दो, दीवार से लटका दो, कील से लटका दो, किसी से भी, ठीक है। एक लंबी सुई और धागा लीजिए, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, धागे के एक सिरे पर एक गांठ लगानी है और सुई की सहायता से उस गेंद को पिरोइए। बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, उस जो आपने जहां पर भी उसे हैंग करा है वहां से धागा लटकाना है और धागे के लास्ट में क्या होनी चाहिए, बॉल होनी चाहिए। पहले कंपन ना करते हुए द्विभुज की एक भुजा से गेंद को स्पर्श कीजिए, फिर कंपन करते हुए द्विभुज की एक भुजा से गेंद को स्पर्श कीजिए। पहले बिना स्पर्श करने के लिए बोला है गेंद को, और फिर दोबारा गेंद के साथ। देखिए अब क्या होता है, अपने मित्रों के साथ विचार विमर्श कीजिए और देखिए, ठीक है। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 11.2, ठीक है। एक बीकर या ग्लास के ऊपर तक पानी, एक बीकर या फिर एक ग्लास को ऊपर जो उसका टॉप का लेवल होता है वहां तक इसको पानी से भर लेना है, ठीक है। कंपमान जो द्विभुज की सर्वृत द्विभुज की एक भुजा का चित्र जो इसमें 11.2 में दर्शाया है उसके अनुसार पानी की सतह को स्पर्श कराइए। देखो इसमें भरा हुआ भी है, ये रहा, ठीक है। पानी का ग्लास भर लो, फिर दोबारा वो जो आपका ट्विनिंग फॉर्क है जो वाइब्रेट हो रहा है उसको उससे टच कराना है, ठीक है। दर्शाए अनुसार द्विभुज की दोनों भुजाओं को पानी में डुबोइए, देखिए दोनों अवस्थाओं में क्या होता है। अब यहाँ उन्होंने बेसिकली क्या बोला, कंपैरिजन करा है कि एक बार तो वो नॉर्मल हवा में, एयर एटमॉस्फेयर में कर रहे हैं और एक बार किसमें कर रहे हैं, पानी में कर रहे हैं। आपको पॉइंट पता लग रहा है, ठीक है। एक बार देखो, दूसरे अगर इन दोनों में पानी वाले में भी देखो तो एक बार उसने क्या बोला फर्स्ट टाइम के अंदर कि ऊपर रख के करना है, और दूसरी बार में उसने क्या बोला है कि उसके अंदर उसे डुबो के करना है ना। अब देखो, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं अब क्या होता है। मैं यहाँ पर इसको इंग्लिश में भी बता देती हूँ। फिल वाटर इन अ बीकर और अ ग्लास अप टू द ब्रिम। ब्रिम क्या होता है, टॉप लेवल तक भरना होता है। जेंटली टच द वाटर सरफेस, आप उसको जेंटली टच कीजिए, ठीक है। जैसा आपको इस फिगर के अंदर दिखाई दे रहा है आपको वैसे ही करना है। नेक्स्ट डिप द प्रॉन्ज ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक इन द वाटर। अब आपको 2.3 जो फिगर में दिख रहा है उसको पूरा डिप करना है वाटर में, फिर आपको देखना है कि उससे क्या होता है क्या नहीं होता है। ये वाला यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज व्हाट डू यू कंक्लूड। ये दोनों जो एक्टिविटीज हुई इससे आपने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या रिजल्ट हमें देखने को मिला। कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। क्या आप साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो बिना किसी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करे, ये क्वेश्चन रेज हो रहा है अभी यहाँ पर। इन द अबव एक्टिविटी वी हैव प्रोड्यूस साउंड बाय स्ट्राइकिंग अ ट्यूनिंग फोक। वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड बाय प्लकिंग। हम क्या कर सकते हैं, प्लक करने से भी साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्क्रैच करने से भी कर सकते हैं, रबिंग से भी कर सकते हैं, ब्लोइंग, शेकिंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। हम उसको देखो ऐसे कर रहे हैं, इसमें से भी साउंड हो रही है, ये कर रहे हैं तो साउंड क्रिएट हो रही है। तो ये बोल रहे हैं एज पर द अबव एक्टिविटी व्हाट डू, एक सेकेंड, above activity what do we do to the object, we set the object vibrating produce vibrating and produce sound। तो हमने क्या करा था, हमने कुछ ऑब्जेक्ट को सेट करा था वाइब्रेट करते हुए जिससे क्या हो रहा था, साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, है ना। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं वाइब्रेटिंग का मतलब क्या होता है, वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है। वाइब्रेशन सिंपली कंपन क्या होता है जो आप हिंदी में समझते हो, कंपन करना, कंपित हो जाना, ठीक है। आपके देखो कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, टू एंड फ्रो मोशन में होगा। किस में होगा, टू एंड फ्रो मोशन। व्हाट इज द टू एंड फ्रो मोशन, दिस इज द टू एंड फ्रो मोशन। देखो हाँ इधर उधर होगा ये। अब ये देखो ये कंपित हो रहा है, ये टू एंड फ्रो मोशन में। अब ये तो मैं आपको बहुत स्लो प्रोसेस करके दिखा रही हूँ, बट ये कैसे होगा वाइब्रेशन के अंदर। फोन वाइब्रेट कैसे करता है, इतना धीरे करता है नहीं, फोन भी हमारा वाइब्रेट होता है तो क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन में। कोई भी चीज जो वाइब्रेशन में हो किस में होगी, टू एंड फ्रो मोशन में। बट किस सेंस में होगी, इन अ रैपिड मोशन, बहुत तेज होगी, है ना। साउंड मीन्स, देखो इसमें भी ये लिखा, साउंड मीन्स अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो मोशन होगा, बट किसमें, रैपिड, जल्दी से होगा, क्विकली होगा, ठीक है। द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन इन द वोकल कोड। अगर हम इंसानों की बात करें तो हमारे यहाँ पर ये जो हमारा गला होता है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन आप मेरे सामने भी जो देख रहे हो ये क्या होता है, हमारा वोकल कोड वाला पोर्शन होता है। या जब ये वाइब्रेट करते हैं,
कभी आप बात करते करते, अभी जब भी मैं बात पूरा चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो ये मेरी चीजें क्या हो रही है, वाइब्रेट हो रही है ना। अब जब ये वाइब्रेट हो रही है तो यही यही इन्हीं की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, व्हेन अ बर्ड फ्लैप इट्स विंग डू यू हेयर द एनी साउंड। क्या बर्ड जब फ्लैप करती है, बर्ड जब क्या करती है, फ्लैप करती है, उड़ने के पोजीशन के अंदर आती है, क्या आप कोई साउंड समझते हो। ठीक है, थिंक, अब आप थिंक करिए, सोचिए, हाउ द बजिंग साउंड, जो हम बज करते हैं, जैसे बीज जो होती है, बज क्या होता है, बी करती है बस, बीज की साउंड, मधुमक्खी की साउंड कैसी होती है, मक्खी की होती है ना। तो ऐसे ये जो बजिंग साउंड है, क्या ये जो बी है ये प्रोड्यूस करती, कैसे प्रोड्यूस करती है, इसने क्या पूछा, हाउ। अ स्ट्रेच रबर बैंड, एक रबर बैंड को क्या कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, खींचिए, व्हेन प्लग्ड वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड, जब आप उसको ऐसे स्ट्रेच करोगे और उसको बीच में से प्लग करके छोड़ दो तो क्या वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। इफ यू हैव नेवर डन दिस, अगर आपने अब तक ये नहीं करा देन डू इट, तो अब आप क्या करिए, इसे कीजिए। जो भी इसने बोला है कि अगर आपने अब तक ऐसी ऐसी चीजें करी है, ऐसे करा है, ऐसे करा है, ऐसे करा है, अगर आपने अब तक सब कुछ ये नहीं करा है, जस्ट परफॉर्म इट, करके देखिए तो आपको पता लगेगा कि यस एवरीथिंग हैज द साउंड, सब चीजों के पास क्या है, एक साउंड है। ऑब्जर्व द वाइब्रेशन, वाइब्रेशन को ऑब्जर्व कीजिए ऑफ द स्ट्रेच रबर बैंड, किस कैसे करना है, रबर बैंड को स्ट्रेच करके। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने एक एक्टिविटी दी है 12.3, यहाँ पर कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्ट बनानी है अपने फ्रेंड्स के साथ जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। ये छोटा सा, इसमें कुछ मत करना। अब मैं आपको यहीं पर बताती हूँ कौन सा वाला, जहां से हमने छोड़ा था, हिंदी में। उपरोक्त क्रियाकलापों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। क्या आप किसी कंपित वस्तु के बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, इन्होंने क्वेश्चन पूछा। अब तक वर्णित क्रियाकलाप जितने भी अभी तक हमने दोनों पर क्रियाकलाप देखे, हमने द्विभुज से आघात द्वारा ध्वनि उत्पन्न करी। हमने क्या करा, जो भी हमारे ट्विनिंग फोक थे उसको लिया और उससे क्या करा, ध्वनि को उत्पन्न करा। हम विभिन्न वस्तुओं में घर्षण द्वारा खुरच कर, मतलब या तो हम मोशन करें, घर्षण करें, ठीक है, या फिर हम खुरचे ऐसे करते हैं, या रगड़ कर, या हवा में मारकर, फूक मारकर उनको हिलाकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। इन क्रियाकलापों में हम क्या करते हैं, हम वस्तु को कंपित करते हैं। हम क्या करते हैं, वस्तु को, कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, कंपित करते हैं। अब हम वस्तु को कंपमान करते हैं और ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो बेसिकली कंपन का अर्थ क्या होता है, किसी कंपन का अर्थ क्या होता है, किसी वस्तु का तेजी से बार बार इधर उधर गति होना या फिर गति करना। ठीक है, मनुष्य की वाक ध्वनि, ये क्या होता है बेटा, वाक ध्वनि। ठीक है, जिसे मैं इंग्लिश में क्या बोल रही थी, वोकल कोड्स। ठीक है, हिंदी में से क्या बोलते हैं, वाक ध्वनि। तो ये क्या होती है, वाक ध्वनि। मनुष्यों में वाक ध्वनि उनके वाक तंतु के कंपित होने के कारण होती है। अब वाइब्रेशन पता लगे, यहाँ वाइब्रेशन होती है जिस समय साउंड प्रोड्यूस होती है। जब कोई पक्षी, ठीक है, अपने पंख फड़फड़ाता है तब क्या कोई आपको ध्वनि सुनाई देती है। क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खी या फिर मक्खी, ठीक है, मक्खी के भिनभिनाने की ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है, जो उसकी बजिंग साउंड होती है, वाली, जो मैंने अभी आपको बताई। एक खींचे हुए रबड़ बैंड के छल्ले के बीच जो भी होता है, मैंने जिसको बताया, प्लग करके छोड़ने पर, ठीक है, छोड़ने पर यह कंपन करता है और यह ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। यदि अब तक आपने सब कुछ नहीं करा है तो अब आप इसे करके देखिए। ठीक है, अभी हम यहाँ पर अब दूसरा टॉपिक, ये जो उसमें बताया था मैंने 11.3, ये इतनी कोई खास एक्टिविटी नहीं है, इसे नहीं करेंगे। ठीक है, फिर है आपके पास ध्वनि का संचरण, ध्वनि कैसे संचरित होती है, और हम इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अब हम इसको एक एक करके देखने वाले हैं। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड कितना बड़ा है, छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको इंग्लिश में बताती हूँ, फिर हिंदी में बताऊंगी, साथ साथ बताती जाऊंगी। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, किसी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेट करने से, अभी तो हमने यही देखा। ठीक है, द ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट या जो हमारा मैटर और सब्सटेंस है, द मैटर और द सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड, जिसकी वजह से साउंड क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है,
उसे क्या कहा जाता है बेटा? मीडियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीडियम कहा जाता है। इट कैन बी, ये क्या हो सकता है? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। ठीक है। साउंड मूव्स थ्रू अ मीडियम, एक साउंड जो है वो मीडियम से जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन, जहां से वो चालू हुआ है। ठीक है, किसके पास जाएगा? लिसनर के पास। जैसे आई एम द पॉइंट ऑफ जनरेशन, मैं अभी क्या हूं? मैं पॉइंटर हूं जनरेट करने का, मेरे से आवाज जा रही है। ठीक है, यू आर द लिसनर, आप सुनने वाले हो, है ना? तो आप इन मेरी आवाज को सुन पा रहे हो। वेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, इट सेट द पार्टिकल्स, ये क्या करता है? कुछ पार्टिकल्स को सेट कर देता है ऑफ द मीडियम, एक मीडियम के। ठीक है, अराउंड इट वाइब्रेटिंग, जो क्या होने लग जाते हैं? वाइब्रेट होने लग जाते हैं। ठीक है, द पार्टिकल्स डू नॉट ट्रेवल ऑल द वे फॉर्म ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू द ईयर। अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन कॉन्टैक्ट, जब भी वो पार्टिकल जो वो मीडियम के कॉन्टैक्ट में आएगा विद द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, जब वो वाइब्रेट कर रहा ऑब्जेक्ट के साथ, इज फर्स्ट डिस्प्लेस्ड, ये क्या होगा? पहले क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस्ड हो जाएगा फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो उसकी पोजीशन होगा। मतलब बेसिकली जो मैं आपको देखो उधर, जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये अगर वाइब्रेट हो रहा है तो ये क्या होगा? अपनी पोजीशन से हट रहा है यहाँ से, फिर ये यहां से हटके कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, फिर यहां से हटके यहाँ जाएगा। समझे? तो ये क्या हो रहा है? फर्स्ट क्या हो रहा है? डिस्प्लेस्ड हो रहा है अपनी पोजीशन से। ठीक है। इफ इट देन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द एडजेसेंट पार्टिकल, और किसके ऊपर लगेगा फोर्स? एडजेसेंट पार्टिकल पर। एज अ रिजल्ट ऑफ विच एडजेसेंट पार्टिकल गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द रेस्ट। आफ्टर डिस्प्लेसिंग द एडजेसेंट पार्टिकल्स द फर्स्ट पार्टिकल कम बैक, वही जो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ही एक एडजेसेंट पार्टिकल जो होगा डिस्प्लेस्ड होगा, वापस वो अपनी कहाँ जाएगा? पोजीशन पे। फिर ये वाला पार्टिकल डिस्प्लेस्ड होगा, फिर वो कहाँ चला जाएगा? अपनी पोजीशन के ऊपर, टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, दिस प्रोसेस कंटिन्यू इन द मीडियम, ये पोजीशन जो है वो कंटिन्यू रहेगी जब तक साउंड हमारे कानों तक नहीं आती। ठीक है। द डिस्टर्बेंस क्रिएट, जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय अ सोर्स ऑफ साउंड इन द मीडियम ट्रैवल थ्रू द मीडियम एंड नॉट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है वो मीडियम ट्रैवल के बीच में होती है, पार्टिकल्स में नहीं होती। ठीक है, इतना पता लगा। अब हम इसको किससे देखेंगे? हिंदी में देखेंगे। हम जानते हैं कि ध्वनि कंपित करती है, क्या होती है? वाइब्रेट करती है, वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। अलग अलग वस्तु में जब भी कोई ध्वनि होगी तो इसका मतलब क्या है? वो हमारा जो मीडियम है वो क्या कर रहा है? सॉरी, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या कर रहा है? साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब ये ध्वनि जो है वो अलग अलग माध्यम से होके गुजरती है। ठीक है, जिसमें द्रव या द्रव, हाँ, ये सभी चीजों से बेसिकली जिससे होके गुजर रही है, पहला तो वो माध्यम कहलाता है, और ये ठोस, द्रव या गैस हो सकती है। स्रोत से उत्पन्न होकर ध्वनि सुनने वाले तक किसी माध्यम से होकर पहुंचती है। मतलब जो भी स्रोत जहां से ध्वनि उत्पन्न हो रही, आई एम द जनरेशन, आई एम द पॉइंटिंग जनरेशन, मैं क्या हूं? मैं, आप मेरे को ऐसा समझो कि मैं ना भी वो पॉइंट हूं जो मैं साउंड को प्रोड्यूस कर रही हूँ, जो वही जो मैंने बताया। फिर कहां तक पहुंचती है ये? सुनने वाले तक पहुंचती है। तो मैं क्या हूँ? स्रोत हूँ। मैं क्या हूँ? स्रोत हूँ, सोर्स हूँ। ठीक है, स्रोत से उत्पन्न होकर ध्वनि सुनने वाले तक किसी माध्यम से होकर पहुंचती है। जब कोई वस्तु कंपित करती है, वाइब्रेट होती है, तो यह अपने चारों ओर विद्यमान माध्यमों के कणों को कंपन कर देती है। तो जो भी आसपास के पार्टिकल्स हैं, ये उन्हें भी क्या कर देगी? वाइब्रेट कर देगी। आप समझ रहे हो? जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरे पास जितने भी एयर में पार्टिकल्स होंगे वो भी क्या हो रहे होंगे? वाइब्रेट हो रहे होंगे, कंपित हो रहे होंगे। ये कण कंपमान वस्तु से हमारे कानों तक स्वयं गति करके नहीं पहुंचते। तो ये जो वाइब्रेशन के जो पार्टिकल्स हैं ये खुद हमारे कानों तक ऐसे नहीं ट्रैवल करते हैं। सबसे पहले कंपन वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यमों के कण
अपनी संतुलित अवस्था में विस्थापित होते हैं। विस्थापित मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस्ड होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, ये समीप के कणों पर एक बल देते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ बैठी हूँ, ठीक है, जो मेरे आसपास के, ये डायरेक्ट तो आपके पास जाके यहाँ के पार्टिकल्स नहीं जाएंगे, पर मेरे आसपास जो साउंड है, अभी जो मेरे हैंड्स पैन के अराउंड जितना भी मेरा ध्वनि जो प्रोड्यूस हो रही है, जितनी भी साउंड क्रिएट हो रही है, यहाँ के आसपास के पार्टिकल्स क्या होंगे? ये दूसरे आगे वाले पार्टिकल्स को क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे, कंपित करेंगे, और वो वाला पार्टिकल फिर किसको फोर्स करेगा? आगे वाले पार्टिकल को। ऐसे समझ रहे हो? ऐसे ट्रैवल कर करके मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही होगी, जिसके फलस्वरूप निकटवर्ती कण अपनी विराम अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं। वही जो मैंने आपको बताया, अभी इंग्लिश में भी यही बताया आपको, करके भी मैंने यही दिखाया। क्या करके दिखाया? कि जैसे अभी मैं फिलहाल हवा, मतलब मैं जो है अभी बोल रही हूँ, एज यूजुअल जो साउंड है वो अभी ओपन में, एयर में, ठीक है, तो एयर के पार्टिकल्स क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। ठीक है, अगर जो स्रोत है, अगर जो सोर्स है वो यहाँ बैठा हुआ है, और अगर उसके कण यहाँ, मतलब जो वो बोल रहा है, तो उसके कण क्या कर रहे हैं? इसको बल दे रहे हैं, इस वाले पार्टिकल को क्या कर रहे हैं? वो बल दे रहे हैं। फिर ये वाले पार्टिकल के कण को ये वाले बल दे रहे हैं। आप समझ रहे हो? हर एक कण को आगे वाइब्रेट करा जा रहा है, और वो क्या होगा? वो अपनी जगह से विस्थापित हो जाएगा। अब एज यूजुअल यहाँ के पार्टिकल वहां चले गए, तो ये अपनी जगह छोड़ के आगे चले गए हैं। ठीक है, निकटवर्ती कणों को विस्थापित करने के पश्चात प्रारंभिक कणों की मूल अवस्था वापस लौट आती है। माध्यम में यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि ध्वनि आपके कानों तक नहीं पहुंचती है। माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न मध्यम के कण नहीं, माध्यम, सॉरी, माध्यम के कण नहीं, माध्यम से हुआ हुआ, माध्यम से होता हुआ संचरित होता है। बेसिकली मेरे वाले, मैं जो आपको बता रही हूँ, मेरे वाले डायरेक्ट तो नहीं पहुंच रहे, पर यहां से ट्रैवल करते करते जो जो पार्टिकल्स आगे तक जा रहे हैं, ये उनकी बात हो रही है। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? यही मैं आपको अभी इंग्लिश में भी बता रही हूँ कि यहाँ पे अगर आपका सोर्स बैठा है, यहाँ पर लिसनर बैठा है, तो ये जो जो यहाँ पर पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्ट तो नहीं पहुंच रहे, क्योंकि एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं, है ना, तो ये क्या होंगे? डिस्प्लेस्ड होंगे। यहाँ के पार्टिकल ने इसको फोर्स करा, यहाँ के ने इसको फोर्स करा, तो अपनी जगह से क्या कर रहे हैं? ये ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस। वेव क्या है? एक डिस्टर्बेंस है। दैट मूव थ्रू अ मीडियम, जो एक मीडियम से मूव कर रही है। व्हेन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, जब एक पार्टिकल किसी मीडियम का सेट अ नेबरिंग पार्टिकल इनटू द मोशन, जब वो क्या करता है? दूसरे पार्टिकल को फोर्स देता है, तो बेसिकली वो क्या होता है? मोशन में आ जाता है। यहाँ के पार्टिकल ने दूसरे को क्या करा? फोर्स दिया, तो दूसरा पार्टिकल किस में आ गया? मोशन में आ गया। ठीक है, दे इन टर्न प्रोड्यूस अ सिमिलर मोशन, तो वो भी क्या हो गया? दूसरा वाला भी किस में चले गया? मोशन में चले गया। ठीक है, द अदर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट फॉरवर्ड देमसेल्फ, तो वो क्या बोल रहे हैं? कि जो बाकी के आगे के पार्टिकल्स हैं वो खुद तो आगे आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, बट द डिस्टर्बेंस इज कैरिड फॉरवर्ड, जो डिस्टर्बेंस है वो आगे कैरी ऑन करती है। ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन अ मीडियम। यही वजह है कि इस वजह से प्रोपोगेशन ऑफ साउंड होता है किसी भी मीडियम में। हेंस साउंड कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ वेव, तो हम साउंड को किस तरीके से देखते हैं? एक वेव की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? वेव की फॉर्म में। सो व्हाट इज साउंड वेव? तो अब तक हमने क्या देखा? साउंड कैसे ट्रेवल कर रही है? इन अ वेव फाउंड। ठीक है, तो साउंड वेव क्या है? तो साउंड वेव क्या है? साउंड वेव आर द कैरेक्टराइज्ड, एक कैरेक्टराइज्ड हम देखते हैं बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल। इसमें क्या हो रहा है? मोशन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में, कणों में क्या हो रही है? गति हो रही है। पार्टिकल्स में क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। इन द मीडियम, मीडियम के अंदर, आर कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है? मैकेनिकल वेव्स। तो साउंड वेव्स इज इक्वल्स टू द मैकेनिकल वेव। साउंड वेव ही क्या कहलाती है? मैकेनिकल वेव कहलाती है। अब हिंदी में देखते हैं। तरंग एक विक्षोभ है, ठीक है, जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं। यह कण इसी प्रकार की गति अन्य कणों से उत्पन्न करते हैं। माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते, लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत?
पक्का। किसी माध्यम में ध्वनि के संचरण के संचरण के समय ठीक ऐसा ही होता है। जब कोई भी माध्यम से ध्वनि संचरित करती है, आगे बढ़ती है, तो सब कुछ ऐसा ही होता है। इसलिए ध्वनि को तरंग के रूप में जाना जाता है। इसलिए हम साउंड को किस रूप में देखते हैं? वेव के रूप में देखते हैं, साउंड वेव बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली साउंड वेव क्या है, अब देखेंगे हम। साउंड वेव क्या है? ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती है और ये यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। मतलब ध्वनि तरंगों को ही क्या कहा जाता है? यांत्रिक तरंगे कहा जाता है। वही मैं आपको फिर बता रही हूँ, साउंड वेव को ही क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव। और इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? ध्वनि तरंगों को ही क्या कहा जाता है? यांत्रिक। मैकेनिकल का मीनिंग क्या होता है? यांत्रिक कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, ध्वनि के संचरण के लिए वायु में सबसे अधिक सामान्य, वायु जो हमारे सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपित करती है तो आपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है और इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। मैंने यहाँ से जो बोला, यहाँ की जो वॉइस होगी, यहाँ की जो वेव होगी, वो आगे वाली वेव को प्रेशर मारेगी और आगे वाली पिच उसके आगे वाली को। ठीक है, इस क्षेत्र को संपीड़न मतलब सी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, संपीड़न क्या होता है आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, यह संपीड़न कंपमान वस्तु से दूर, देखो यहाँ दिख, नीचे आपको दिख भी रहा है। ठीक है, दूर आगे की ओर गति करता है। अब ये आगे आगे की ओर गति कर रहा है। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो ये निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसे विरलन कहते हैं। इसे ये भी पूछा जा सकता है आपसे, आर क्या होता है। ठीक है, और यही जो प्रोसीजर है वो आगे चलता रहता है। मतलब पहले क्या होगा? संपीड़न, फिर जब जैसे थोड़ा दूर 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 जाने लगेगा, बीच में क्या हो जाएगा? आर, मतलब विरलन। फिर थोड़ा दूर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? संपीड़न। फिर क्या हो जाएगा? आर। ठीक है, अर्थात आगे पीछे तेजी से गति करती है। वायु में संपीड़न और विरलन एक श्रेणी बन जाती है। क्या बन जाता है? एक श्रेणी में आ जाता है। अब समझ में आया? मतलब मेरी साउंड बेसिकली किस फॉर्म में जा रही है? सी आर सी आर सी आर सी आर ऐसे करके आ रही है। ठीक है, यही संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंगे बनाती हैं। वही मैं बता रही हूँ फिर दोबारा, यही सब चीजें क्या बनाती है? साउंड वेव बनाती हैं, जो माध्यम से होकर संचरित करता है। देखो यहाँ पे इन्होंने ये बना भी रखा है। ठीक है, नीचे पोजीशन पे सी आर सी आर। ठीक है, संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र और विरलन निम्न दाब का क्षेत्र है। अब आप मानिए संपीड़न क्या होता है? हाई प्रेशर वाला, और विरलन क्या होता है? लो प्रेशर वाला। ठीक है, दाब किसी माध्यम के दिए हुए आयतन में कणों की संख्या से संबंधित है। अब जितने पार्टिकल्स उसके साथ चल रहे होंगे जितनी तेजी से, उतना ही वो उसके अंदर आगे रेफरेंस करेगा। किसी माध्यम में अधिक कणों का अधिक घनत्व अधिक दाब और कम घनत्व क्या होता है? कम दाब को दर्शाता है। इसी प्रकार ध्वनि का संचरण घनत्व परिवर्तन के संचरण के रूप में देखा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है, ये पूछा ही जाता है, पूछते ही हैं। तो आपसे कैसे पूछेंगे कि जो ध्वनि तरंग है वो कैसे हवा के अंदर, जैसे मतलब कैसे वायु के अंदर, या जो बेसिकली ध्वनि का संचारण है कैसे हम तक, या फिर उसका परिवर्तन संचारण किस रूप में कैसे देखा जा सकता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब मैं यही एक बार अब इंग्लिश में समझाती हूँ। ठीक है, एज अभी हम देखते हैं एज लाइक, जैसा भी हमने देखा। ठीक है, इन द हिंदी, एयर इज द मोस्ट कॉमन मीडियम। एयर क्या है? सबसे कॉमन मीडियम है। ठीक है, हमारे साउंड को ट्रैवल कराने के लिए। विथ साउंड ट्रेवल्स व्हेन अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड, जब एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट आगे की तरफ आता है। इट पुश एंड कंप्रेसाइज एयर इन फ्रंट ऑफ क्रिएटिंग रीजन हाई प्रेशर। तो ये क्या करता है? आगे वाला जो रीजन होता है उसके अंदर क्या देता है?
हाई प्रेशर देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन रेफर्स टू द सी। ठीक है, दिस कंप्रेशन स्टार्ट मूव अवे फ्रॉम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, इसी की वजह से जो होता है वो जो ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेट करते हुए आगे बढ़ता है। व्हेन इट मूव्स बैकवर्ड, जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है, क्या हो गया, भर नहीं रही क्या, एक सेकंड को, हाँ भर तो रही है, सॉरी। जब वो बैकवर्ड की तरफ जाता है, इट क्रिएट अ लो प्रेशर, तब वो क्या क्रिएट करता है, लो प्रेशर क्रिएट करता है। इसे क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन, इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं। एज द ऑब्जेक्ट मूव बैक एंड फोर्थ, जब ये ऑब्जेक्ट बैक एंड फोर्थ के मोशन में रैपिडली तेज तेज आगे बढ़ता है, तो इसी से हम क्या देखते हैं, अ सीरीज, जब ये सीरीज में बन जाता है तो क्या होता है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेयर रेयर फ्रैक्शन। जो मैंने अभी आपको क्या बताया, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन। ठीक है, these make the sound wave that propagate through the medium. Compression is the region of high pressure, rarefaction is the region of लोअर प्रेशर। यहां से क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्वेश्चन ना असर्शन और रीजन में पूछे जाते हैं, और हिंदी में जिसे कहते हैं कथन कारण। तो हिंदी में इस रीजन से जो आपको मैं बता रही हूँ, संपीड़न और विरलन से जो प्रश्न आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, वो किस प्रकार से आते हैं, यहाँ से कथन और कारण के सेंस में आते हैं। कैसे पूछा जाएगा, जो कथन दिया गया है क्या कारण उसका ठीक है या नहीं है, या दोनों ही कथन कारण जो है वो ठीक है या फिर नहीं है, ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, प्रेशर इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, प्रेशर किससे रिलेट करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम इन अ गिवन वॉल्यूम। मोर डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द मीडियम्स गिव मोर प्रेशर, ज्यादा डेंसिटी क्या देगी हमें, ज्यादा प्रेशर देगी, एंड वाइस वर्सा। दस प्रोपोगेशन ऑफ साउंड कैन बी विजुअलाइज, इसलिए प्रोपोगेशन ऑफ साउंड हमें ऐसा किस फॉर्म के अंदर दिखता है, विजुअलाइज होता है एज अ प्रोपोगेशन डेंसिटी वेरिएशन और प्रेशर वेरिएशन इन द मीडियम। यहां से क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी को नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना, और ग्रुप में इस चैप्टर के नोट्स अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। साउंड को भी जरूरत होती है एक मीडियम की जिससे वो क्या कर सके, ट्रैवल कर सके। ठीक है, ये बहुत छोटा टॉपिक है, ये मैं पहले इंग्लिश से बताती हूँ। ठीक है, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। अभी हमने देखा साउंड क्या है, एक मैकेनिकल वेव, क्योंकि अभी हम क्या कंसिडर कर रहे थे, साउंड वेव ही क्या है, मैकेनिकल वेव है। मतलब ध्वनि की तरंगे ही क्या है, यांत्रिक तरंगे। ठीक है, नीड अ मेटीरियल मीडियम, जिसे हमें मेटीरियल मीडियम लगता है, लाइक एयर, वाटर, स्टील, फॉर इट्स प्रोपोगेशन, इसकी प्रोपोगेशन के लिए। इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम, ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। साउंड सब जगह ट्रैवल करती है, बट ध्यान रखिएगा ये एक वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है, कभी नहीं कर सकती है और ना ही करेगी, अगर आपके पास कोई until unless आगे स्टेटमेंट ना जुड़ी हो। ठीक है, विच कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। हम इसको अब एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे। टेक अ इलेक्ट्रिक बेल, एक इलेक्ट्रिक बेल लीजिए, एन एयर टाइट ग्लास बेल जार, एक एयर टाइट ग्लास बेल जार लीजिए। द इलेक्ट्रिक बेल इज सस्पेंडेड इन साइड, इलेक्ट्रिक बेल को जो है वो आप बिल्कुल अंदर की तरफ रखिए, द एयर टाइट बेल जार। द बेल जार इज कनेक्टेड टू द वैक्यूम पंप, बेल जार को वैक्यूम पंप से कनेक्ट कीजिए। ठीक है, एज शोन इन फिगर 12.6 के अंदर, जैसा इन्होंने यहाँ पर क्या कर रखा है, पिक्चर में दे रखा है। ठीक है, वेन, कहाँ गया, हाँ, वेन द एयर इन द जार इज पम्प्ड आउट ग्रेजुअली द साउंड बिकम्स फेंटर, साउंड क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, ऑल या फिर होगी नहीं बेसिकली। ऑल दो द सेम करंट इज पासिंग थ्रू द बेल, अगर बेल की तरफ देंगे, आफ्टर सम टाइम लेस एयर इज लेफ्ट इनसाइड द बेल जार, बहुत कम ही, मतलब जो कम जब कम हवा होगी, वेन लेस एयर इज लेफ्ट इनसाइड द बेल जार, जब कुछ समय बाद जब जार के अंदर हवा कम होगी। ठीक है, बेल जार, यू विल हेयर द फेबल साउंड, आपको कैसी साउंड सुनाई देगी, फेबल। वट विल हैपन इफ द जार इज रिमूव्ड कंप्लीटली, अगर जार को हम कंप्लीटली हटा दें तो, विल यू स्टिल एबल टू हेयर द साउंड ऑफ बेल, क्या आप दोबारा साउंड को सुन पाओगे या फिर नहीं सुन पाओगे। ठीक है,
यहाँ पर उन्होंने बताया, तो क्या हम सुन पाएंगे? बेल जार एक्सपेरिमेंट शो, ये हमें बताता है कि अब आपसे पूछा जाए कि कौन सा एक्सपेरिमेंट या फिर कैसे आप ये प्रूव कर सकते हो कि साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता, तो आप क्या बताओगे? हाँ जी, साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है, ट्रेवल नहीं कर सकता है। विद दी हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, बेल जार एक्सपेरिमेंट को आप यहाँ पे क्या करोगे? पूरा एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इसको हिंदी में पढ़ते हैं। ठीक है, ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे जो है ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ये क्या है? अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ये मैंने 2.1 पढ़ा दिया क्या? हाँ, ये बाद में आएगा शायद। आपके में अलग है? आपके में ये अलग है। ये वाला टॉपिक आपके में अब यहाँ से आएगा। वो वाला एक टॉपिक आपके में कटा हुआ है, या तो वो शायद आना ही नहीं है, इसमें शायद प्रिंट हो गया है। अगर नहीं आना है तो फिर भी आप इसे, अगर क्वेश्चन आए तो इस तरीके से देख सकते हो, वैक्यूम में क्यों नहीं आ सकता, तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और अगर आना है तो फिर आप मुझे बता देना, मैं एक बार और हिंदी में बता दूंगी। हिंदी में तो वैसे मैंने बता ही दिया है। ठीक है, चलिए, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, एक, अब हम इसमें भी क्या दी है, हमें एक एक्टिविटी दी है। ठीक है, ये रही इंग्लिश में 12.4, और हिंदी में भी हम इसे यही देखेंगे। एक स्लिंकी लीजिए। अब स्लिंकी को चित्र 11 पॉइंट, स्लिंकी पता लग गया, ये स्प्रिंग टाइप का जो होता है, दर्शाए अनुसार अपने मित्र को एक उसका वो दे दीजिए, एक स्टॉप दे दीजिए और उसको तेजी से झटकाइए। ठीक है, तेजी से उसको झटका देना। ठीक है, आप क्या देखते हैं? यदि आप अपने हाथ से स्लिंकी को लगातार आगे पीछे बारी बारी धक्का देते हैं और खींचते रहते हैं तो आप क्या देखेंगे? यदि आप स्लिंकी पर एक चिन्ह लगा दे तो आप देखेंगे कि स्लिंकी पर लगे चिन्ह विक्षोभ के संचरण द्वारा दिशा के समानांतर आगे पीछे गति करता है। जो मैंने भी आपको क्या बताया, अगर आप देखोगे तो ये, अगर आप इसको झटका दोगे तो वो क्या होगा, एक इस फॉर्म में, वेव फॉर्म के अंदर आ जाएगा, जिसमें आप क्या देखोगे, जो हाई प्रेशर होगा मतलब वो क्या बन जाएगा, सी संपीड़न, और लो प्रेशर मतलब आर बन जाएगा, विरलन बन जाएगा। तो ये क्या होता है, ये इसी तरीके से गति करता है। ठीक है, उन क्षेत्रों को जहां स्लिंकी की कुंडलियां पास पास आ जाती है उसे क्या कहा जाता है? संपीड़न। और जहां कुंडलियां दूर दूर हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? विरलन। मतलब अगर वो पास पास आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? सी कहलाएगा, संपीड़न कहा कहलाएगा। जहां वो दूर दूर हो जाए वो क्या कहलाएगा? विरलन कहलाएगा। जब वो पास आ रहा है तो क्या कहलाएगा? संपीड़न कहलाएगा। जब दूर जाएगा तो क्या कहलाएगा? विरलन कहलाएगा। जब पास आएगा तो क्या कहलाएगा? संपीड़न कहलाएगा। ठीक है, क्या आप जानते हैं किसी माध्यम में ध्वनि संपीड़न तथा विरलन, विरलन के रूप में संचरित होती है? अब आप किसी स्लिंकी में विक्षोभ के संचरण तथा किसी माध्यम में विक्षोभ की तुलना कर सकते हैं। ये तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। इन तरंगों के माध्यम में कण का विस्थापन, विक्षोभ छोड़ दो, मत लेना, मत लेना, विक्षोभ के संचरण की दिशा में समानांतर होता है, समांतर होता है। तो ये क्या बोल रहा है? इक्वल होता है। कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते हैं, लेकिन अपनी विराम अवस्था, जो उनकी जिस रेस्ट पोजीशन में वो होते हैं, हाँ, उससे आगे पीछे दोलन करते हैं। मतलब वो बढ़ते नहीं या बिल्कुल गति नहीं करते, अपनी एक पोजीशन को छोड़ करके आगे पहुंचते हैं। ठीक है, समझ आया? ठीक इसी प्रकार ध्वनि तरंगे भी संचरित करती हैं, इसीलिए हम ये कह सकते हैं ध्वनि तरंगे क्या हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे है। तो अब तक हम क्या देखते आए थे? साउंड वेव इज इक्वल्स टू द मैकेनिकल वेव्स। अब हम और क्या देखेंगे? साउंड वेव्स इज इज इक्वल टू द मैकेनिकल वेव इज इक्वल टू द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। या हम अभी इसको हिंदी में कैसे देखेंगे? ध्वनि तरंगे
किसके बराबर होती हैं? यांत्रिक तरंगों के बराबर होती हैं। और अब ये किसके बराबर हो जाएंगी? बताओ, अनुदैर्ध्य तरंगों के बराबर। देखो आप अपनी नोटबुक पे लिख लो यहाँ पर, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, इसको एक बार और अच्छे से ना रिवाइज कर लेना, तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लो, ध्वनि तरंगे किसके इक्वल होती हैं? बताओ, यांत्रिक तरंगों की। तो हम यांत्रिक तरंगों की इक्वल होती है। और यांत्रिक तरंगे किसके इक्वल होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगों के बराबर। समझ आया? कोई दिक्कत? अब मैं इसी को किस में बताऊंगी आपको? इंग्लिश में बताती हूँ। ठीक है, कुछ दिक्कत हो तो मुझे बताना। ठीक है, कहाँ थे हम? टेक अ स्लिंकी, आस्क योर फ्रेंड टू होल्ड द वन एंड। और आपको आपके फ्रेंड से क्या बोलना है कि प्लीज इसका एक सिरा आप पकड़ लीजिए। ठीक है, एंड देन इट गिव्स अ शार्प पुश। अब आप इसको एक शार्प पुश दीजिए टूवर्ड्स योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड्स की तरफ। व्हाट डू यू नोटिस? आप क्या नोटिस करोगे? इफ यू मूव योर हैंड पुशिंग एंड पुलिंग द स्लिंकी अल्टरनेटिवली, अगर आप अल्टरनेटिवली करोगे तो आप क्या महसूस या क्या ऑब्जर्व करोगे? इफ यू मार्क अ डॉट ऑन अ स्लिंकी, अगर आप उस पर क्या कर देते हो? एक डॉट मार्क कर देते हो। यू विल ऑब्जर्व, तो आप ऑब्जर्व करोगे दैट डॉट ऑन द स्लिंकी विल मूव बैक। तो वो क्या हो रहा है? बैक एंड फोर्थ के पैरेलल मोशन के या फिर डायरेक्शन के अंदर चल रहा है, जिससे हम क्या देख रहे हैं? प्रोपोगेशन ऑफ साउंड देख रहे हैं। बेटा थोड़ा इधर हो जाओ। ठीक है, द रीजन वेयर द कॉइल बिकम क्लोजर, जब जो कॉइल है जब वो पास आ रही है तो उसे क्या बोल रहे हैं? कंप्रेशन मींस संपीड़न। जब वो दूर जा रही है कॉइल से तो उसे क्या बोल रहे हैं? रेयर फ्रैक्शन मींस आर विरलन। तो जब वो पास आ रही है तो हम क्या बोलेंगे? संपीड़न, कंप्रेशन। ठीक है, और जब वो दूर जा रही है तो क्या बोलेंगे? विरलन। ठीक है, रेयर फ्रैक्शन। एज वी ऑलरेडी नो साउंड प्रोपेगेट, अभी हमने पढ़ा कि साउंड प्रोपेगेट करती है इन अ मीडियम एज सीरीज। किस सीरीज के अंदर? कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। नाउ वी कैन सी द, अब हम ये देखते हैं कंपेयर, अब हमसे कंपेयर करेंगे प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन अ स्लिंकी, इसके अंदर विद द साउंड प्रोपोगेशन इन द मीडियम, इस साउंड प्रोपोगेशन मीडियम के साथ। दीज वेव्स आर कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इन्हीं को क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहा जाता है इन्हीं वेव्स को। ठीक है, in these waves the individual particles of the mediums move in a direction parallel to the direction of propagation of the disturbance। इसीलिए वो क्या कह रहे हैं? इसी वेव्स के अंदर आप देखोगे सिंगल इंडिविजुअल पार्टिकल जो है वो मीडियम का वो मूव कर रहा है दूसरे जो डायरेक्शन में आप पैरेलल में देख रहे हो उसके प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस के। द पार्टिकल डू नॉट मूव फ्रॉम, जो पार्टिकल है वो एक जगह से दूसरी जगह सिंपली ऑस्किलेट, बैक और फोर्थ के मोशन में नहीं जा रहा। ठीक है, अबाउट देयर पोजिशन ऑफ रेस्ट। दिस इज एग्जैक्टली साउंड वेव प्रोपोगेट। इसीलिए हम ये देखते हैं कि इसी तरीके से साउंड वेव क्या होती है? प्रोपोगेट होती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? साउंड वेव्स को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये आता है क्वेश्चन, बहुत अच्छे से आता है, इसे रट के जाना, जाना ही जाना रट के। तो अभी तक हमने क्या देखा? देखो, साउंड वेव्स किसके इक्वल हैं? MECH, मैकेनिकल वेव्स ही देखी थी ना अभी हमने ऊपर, है ना? हाँ हाँ, अभी तक मैंने जितना पढ़ाई थी, हम कितने पेजेस कवर कर चुके हैं बेटा? 4 पेज कवर कर चुके हैं। हिंदी के भी देखो, हिंदी के भी अब तक हम 4 पेज कवर कर चुके हैं। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक जितना हमने पढ़ा तो आप देख लो, मैं बहुत धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ यहाँ मेरे पास भी। नहीं है डाउट? मैकेनिकल, अरे यार, मैकेनिकल वेव्स इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा था अभी हमने? लॉन्गिट्यूडनल, ऊपर करके TUDINL, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स।
अभी तक हमने इसका क्रक्स क्या निकाला, इसी वाले पॉइंट को यहाँ पर निकाला। ठीक है, इतना पता लगा भी सबको? कोई दिक्कत? अरे यार ये छोटा नहीं हो सकता ना। चलो देखते हैं, हो जाएगा। हाँ हो तो रहा है। हो गया हो गया हो गया। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, ये इसके इक्वल है, रोटेट भी नहीं होगा ये तो। चलो कोई नहीं। ठीक है, अभी हम ये क्या देख रहे हैं, पेन कहाँ गया मेरा? हाँ, देयर इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। एक और तरीके की वेव होती है जिसे क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। ठीक है, द ट्रांस इन अ ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल्स डू नॉट ऑक्सीलेट। पार्टिकल्स जो है वो खुद ऑक्सीलेट नहीं करते, खुद आगे नहीं बढ़ते अलोंग द लाइन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, बट ऑक्सीलेट्स अप एंड डाउन। कैसे जाते हैं? अप एंड डाउन, एक ऊपर और नीचे जाते हैं। अबाउट देयर मीन्स ऑफ देयर पोजिशन एज द वेव ट्रेवल, जैसे कि वेव ट्रेवल करती है। थस अ ट्रांसवर्स वेव इज वन, एक ऐसी वेव्स है, इज द वन विच इंडिविजुअल पार्टिकल, जहां पर इंडिविजुअल पार्टिकल जो होता है मीडियम का, मूव अबाउट देयर मीन पोजिशन इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। ये उसी परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर जाता है जहां पर आप देखोगे कहां जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन जा रही है। लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। लाइट क्या है हमारी, एक ट्रांसवर्स वेव है। बट फॉर लाइट ऑक्सीलेट आर नॉट मीडियम, ये कोई भी मीडियम का ऑक्सीलेशन नहीं करती है। फॉर देयर प्रेशर और डेंसिटी इट इज नॉट अ मैकेनिकल वेव। लाइट क्यों मैकेनिकल वेव नहीं है, ये पूछा जाता है। ठीक है, यू विल, अब आप इसके बारे में पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, जैसे पढ़ोगे वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, बट यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे जो मैंने भी आपको बताया। कहाँ गया? अच्छा, ये मैंने पूरा पढ़ा दिया। अब हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। यहाँ पर आपका एक पैराग्राफ रह गया था, यहाँ पर मैं अब आपको बताती हूँ। ठीक है, यदि आप स्लिंकी अपने हाथ में पकड़े और उस पकड़े सिरे को आगे पीछे धक्का ना देकर दाएं बाएं हिलाए, अगर आप उसे ऊपर नीचे ना करें, जो मैंने अभी आपको इंग्लिश में बताया, उसे क्या करें, दाएं बाएं हिलाएं। अगर आप इसे ऐसे 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 ना करें, आप इसे ऐसे ऐसे करें, ठीक है, हिलाएं, तब स्लिंकी अपनी तरंगों में, तब आपको स्लिंकी के अंदर तरंगे दिखाई देगी। इस तरंग में, इस तरंग में कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन नहीं करते हैं, लेकिन तरंग के चलने की दिशा में लंबवत अपना विराम अवस्था ऊपर से नीचे कंपन करती है। मतलब वाइब्रेशन तब भी होता है और तब भी होता है, बट क्या होता है, पोजीशन बदल जाती है, जो मैं अभी बता रही हूँ। इस प्रकार की तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ तरंग। अब अनुप्रस्थ तरंग आपसे पूछ सकते हैं कौन सा होता है, तो आपको आंसर मिल गया है। ठीक है, यहां से जो पूरा पैराग्राफ है ये वाला लिखना है। इस प्रकार अनुपर, अब देखो अनुप्रस्थ तरंग क्या है ये बता भी रहे हैं आंसर में, देखिए। इस प्रकार अनुप्रस्थ तरंग वह है, ट्रांसवर्स वेव वो है, तरंग वह है जिसके माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग के संचरण, जो उनके बीच का जो ट्रैवलिंग पोर्शन है, माध्य स्थितियों पर तरंग के संचरण की दिशा में लंबवत गति करते हैं। कैसे करते हैं, लंबी गति करते हैं, क्योंकि हम उसे ऐसे 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 हिलाते हैं। ठीक है, किसी तालाब में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर जल की सतह पर दिखने वाली तरंग अनुप्रस्थ तरंग का एक उदाहरण है। समझ आया आपको? यहां पर भी इन्होंने यही बोला है। ठीक है, कि अगर आप क्या करो कि ट्रांसवर्स वेव के, यहाँ पर भी आप इंग्लिश मीडियम वालों आप लोग भी सुन लो कि इसमें भी इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, नहीं दिया था तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप एक पॉन्ड के अंदर एक पानी के अंदर रेस्ट, पानी में, पानी कैसा है, रेस्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर आप अगर एक पत्थर भी फेंकते हो, स्टोन भी फेंकते हो, तो जो उसमें से तरंग दिखती है वो क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। वो क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश भी क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। यहाँ पर इन्होंने फिर दोबारा दो एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चंस दे दिए, यहाँ पर फिर दोबारा क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ये जो चाहिए वाले जो दो टॉपिक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं।
यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किंतु प्रकाश में दोलन माध्यम के कण या उनके दबाव या घनत्व नहीं होते। प्रकाश तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं होती हैं। ये ध्यान रखिएगा, प्रकाश की तरंगे कैसी, यांत्रिक तरंगे नहीं होती हैं। इन्होंने लिखा भी है, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव बट फॉर लाइट ऑक्सीलेशन आर नॉट अ मीडियम। ऑक्सीलेशन क्या है, एक मीडियम नहीं है, इसीलिए। या फिर द प्रेशर और डेंसिटी इट इज नॉट द मैकेनिकल वेव। ये जो लाइट जो है वो एक क्या है आपकी, ट्रांसवर्स वेव है, मैकेनिकल वेव नहीं है। यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो इसका क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया था। आप अनुप्रस्थ तरंग के बारे में अगली कक्षा के अंदर और अच्छे से जान पाओगे। ठीक है, ध्वनि तरंग के अभिलक्षण, ध्वनि तरंग के अभिलक्षण पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। फ्रिक्वेंसी क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, स्पीड क्या होता है, यही पढ़ेंगे। ध्वनि हमें कैसे देखने को मिलती है, आवर्ती, आयाम और वेग से। अब हम ये चीजें देखेंगे। अब देखते हैं कितना है, कितना बड़ा टॉपिक है, ये तो बड़ा टॉपिक है। ठीक है, स्पीड इन डिफरेंट साउंड मीडियम्स, फिर यहाँ इको पढ़ेंगे, रिवर्स पढ़ेंगे। चलिए हम इसको, ये वाले टॉपिक को कल पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारा मिक्सड अप हो जाएगा ना, है ना। तो पार्ट 2 हम इस चैप्टर का कहां से पढ़ेंगे, ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण। ठीक है, और कहा है हमारा ये वाला, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव, यहां से हम क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इसके इस टॉपिक के, ये टिपिकल जो टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, इनके मैं नोट्स निकाल दूंगी, नोट्स की हेल्प से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इसमें ना हौच पौच हो जाती है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो मैं इसको आपको नोट्स के, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स से मैं आपको पढ़ाऊंगी समझा के। चलिए हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।